हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा 10वां सेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही 40 सेट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका अच्छे से आपने टॉपिक वाइज सब क्लियर कवर किया है। तो आपको इसमें से कम 40 में से 35 बन जाएंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ा है। तो अगर हमारे इसमें 35 बन जाते हैं, तो एग्ज़ाम में कुछ प्रेशर की वजह से 1-2 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, तो हमारा 32 प्लस हो सकता है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अल्पायु में कौन सा उपसर्ग है। तो जानते हैं आप, एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय से हमारा एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे जुड़ता है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। तो पार्थिव शब्द से मतलब है कि जिसका संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है। किसे, पृथ्वी से होता है। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पार्थिव ही बोलते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, वे नीम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द हैं वो किस प्रकार के। जैसे वे, अगर देखिए जो हमारा वे होता है ना, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और देखिए आप कॉमन सेंस भी काट सकते हैं कि इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया, तो ये तो हो नहीं सकता। संबंध भी कोई दिखा नहीं रही, क्योंकि संबंध जब दिखाता है तो उसका भाई बहन, उसकी माता पिता, ऐसे संबंध दिखाता है। और निजवाचक में क्या आता है, आप, अपना आता है, आप आता है, निज का भाव प्रकट होता है। सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, निश्चयवाचक कि वे नीम के पेड़ हैं, निश्चयवाचक हो जाएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो जो डॉक्टर गिरियर्सन थे, उन्होंने हिंदी के इतिहास को काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। अब हम बात करेंगे कि प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो देखिए वर्णमाला बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ के जो चीज़ें उसमें याद करने के लिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्णमाला से कम 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो ऐसे अपने मुंह से बोले। देखिए तो प किससे क्या हो रहा है, ओठ आ रहा है ना, ओठ से मतलब सट जा रहा है, ओठ से सटने के बाद आवाज़ आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, जो जोता बोया न गया हो। ये तो बिल्कुल भी कॉमन बेस है, जो गांव में रहते होंगे उनको तो बिल्कुल भी पता होगा कि ऊसर भूमि बोलते हैं। क्या, ऊसर भूमि बोलते हैं जिसमें बोया और जोता न गया हो। अब हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। देखिए नहीं पे बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, मैंने खुद 1-2 क्वेश्चन यूपी पुलिस में मैंने गलत किया था। तो अब इसमें नहीं है, तो आप अगर छंद पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा कि सममात्रिक में कौन कौन से हैं, विषम मात्रिक में, और वार्णिक छंद कौन कौन से हैं, मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप छंद टॉपिक पढ़ने से क्या होगा, जब आप क्लियर से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आता हुआ क्वेश्चन ऐसे ही गलत होता है। तो जो मात्रिक छंद की बात करें, तो जो हमारा मंदकांता है वो हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। अब हम बात करेंगे, और अगर हम और बाकी की बात करें, तो जैसे कि मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, दोहा आता है, सोरठा आता है, ये सब आता है। सॉरी, इसमें मंदकांता नहीं है। और जो हमारा अगर कौन सा पूछे कि कौन सा आता है, बाय मिस्टेक मुझसे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए गलती हो गया। तो देखिए कौन नहीं है, तो मंदकांता नहीं है। अगर बात करें कौन कौन सा होता है, तो रोला, हरिगीतिका, गीतिका होती है, सोरठा होता है, दोहा सोरठा का उल्टा होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। 8वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है। तो आप जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो नवीन सर ने भी बताया है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ल हमारी है। अब हमारा पैसेज आ जाता है कि तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध, मनोमयी, कल्पना प्रवण और तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता है। मतलब आप ऐसे पढ़ लीजिए, और जब कबीर से है तो क्वेश्चन इससे इजी हैं, आप कर सकते हैं इससे। बाकी अब हमारा आ जाता है दूसरे पेज पे हमारा पैसेज है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आइए उसके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक माने जाते हैं। अब देखिए, अगर आप इस पैसेज के पढ़ेंगे ना, तो उसमें राम जी के बारे में बताया गया है कि शील थे, शौर्य थे और सौंदर्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे 10वां का, कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य के भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई थी। तो इन्होंने क्या हुआ था कि वो जो संतों की जीवनचर्या है उसके बारे में किया है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान है, आप कर लेंगे, संतों की जीवनचर्या से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति होता था। तो ये भी इसमें दिया है, तो किसके प्रति था, राम के प्रति उन्होंने बताया है तुलसीदास ने, तो राम के प्रति। अब हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एकता का विलोम है। देखिए एकता क्या होता है, एक साथ, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेकता। ये तो इजी है। अब हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सही शब्द कौन सा है। तो देखिए
पहले तो आपको उज्ज्वल ही पता होना चाहिए कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में देखिए कभी भी पूरा ज नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिक कट गया हमारा, ये वाला हमारा ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि अब देखिए दुग्ध वल होता है तो ये तो नहीं हो सकता, पूरा ज नहीं होता है तो नहीं हो सकता, और उज्ज्वल ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, तो उज्ज्वल के साथ हुआ है कि दुग्धोज्वल हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे 14वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना था। तो अब इसका ऑप्शन हम दूसरे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे, जिसका जो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंद्रबरदाई। अब 15 प्रश्न है हमारा, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक, तो देखिए निश्चयवाचक में कौन कौन सा आता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए निश्चयवाचक में बात करेंगे तो ए, वे, यह, ये सब हमारा आता है। तो जो ये तो है नहीं, जो हमारा संबंधवाचक है कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है। अब पता नहीं, कोई कुछ नहीं पता, लेकिन जो यह है हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हमारा 16वां प्रश्न है, भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक क्रिया होती है। जितनी भी भाववाचक क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारा 17वां प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो, मतलब कि आप देखेंगे जो हमारा ये चिन्ह होता है, जो विस्मयादि बोधक का होता है, ये हमारा चिन्ह किसको दर्शाता है? संबोधन कारक को दिखाता है। और संप्रदान क्या होता है? संप्रदान किसी वस्तु को लेने देने के लिए, गरीब व्यक्ति को खाना दो, उसको कंबल दो, ये सब किसी चीज़ का लेने देने का होता है, तो हमारा संप्रदान होता है। और अपादान अलग होने के लिए अधिकरण में और पर आता है, ये आप ध्यान देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था। मतलब कि हिंदी का जो आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो राम कुमार वर्मा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर नहीं याद होगा तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है? आप जब भी मतलब हिंदी में जितने भी आधुनिक काल, अपभ्रंश काल, ये सब के आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो हमारा कब है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। और बात करेंगे कि 1050 और 1375 हमारा है वो किसका है? तो ये आदिकाल का हमारा है। और हम बात करेंगे कि जो हमारा 1900 तक एक कौन सा है? इसमें हमारा मतलब द्विवेदी युग शुरू हो जाता है, बट ये पूरा कितना आता है मुझे भी नहीं याद है। बट आप 1375 और 1075 वाला याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा आदिकाल है इससे हमारा क्वेश्चन पूछ देता है। तो नीलकंठ का तो एक मैंने प्रैक्टिस सेट में ये भी नीलकंठ का बताया है। तो नीलकंठ में क्या कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें जितने भी ईश्वर प्रभु के नाम आते हैं वो हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इन तीनों का डेट आप बिल्कुल भी याद करके जाइएगा। पहले ध्यान से पढ़ना है कि हाँ विश्व का पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पूछ रहा है। अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो 14 सितंबर लगाना है, और विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो इसमें आपको 10 जनवरी लगाना है। अब हमारा 22वां प्रश्न है, कलम, भाव, बोली, ईशा, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है। तो देखिए अपने मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपका कौन सा सही है। तो देखिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी कलम, मेरा कलम कोई नहीं बोलता है ना, मेरी कलम, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया हमारा, और इसमें स्त्रीलिंग ही बताना, तो एक ये हो गया स्त्रीलिंग। मेरी बोली, ये भी बोलते हैं। मेरी इच्छा, और कोई भी बोलता है मेरी भाव, नहीं मेरा भाव, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया, तो इसलिए कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 है हमारे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सी है। तो पहले स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो कभी कभी हमारा ऐसा एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि स्वर संधि नहीं है। तो स्वर संधि में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आती है, 5 कौन कौन सी हैं, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, इसमें पूछा है स्वर संधि कौन सी है। तो देखिए इसमें आ का मात्रा आता है ना, तो पुस्तक धन आलय, जिसमें भी और आ मिलकर बनता है वो हमारा क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। क्या? दीर्घ संधि। और जितने भी ये उज्ज्वल हैं तो उत धन उज्ज्वल, सत धन गति, दिक्क, क्योंकि जानते हैं इसमें दिक्क क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा तीसरा वर्ड होता है, अगर तीसरा रहता है तो हमारा पहले में आ जाता है। तो ये भी जब भी आप अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन आता हुआ गलत ना हो जाए, क्योंकि सद गति में कौन सा उपसर्ग है? तो सत है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा 25वां प्रश्न है, इनमें से मुख के गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब मुख का अर्थ कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखिए मुख मतलब क्या होता है? कम बोला, एकदम गूंगा। तो इसमें कौन कौन सा आपको लग रहा है कि गूंगे का अर्थ है? तो मतलब गूंगा तो ऑलरेडी पहले गूंगा है, और चुप रहना भी विवश ये भी है, लेकिन वाचाल नहीं है। वाचाल क्या होता है? मुख का विलोम शब्द होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या होता है? विलोम शब्द होता है। हमारा नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है। तो अघोष हमारा क्या होता है? एक और 2 होता है।
तो 1 और 2 कौन कौन से आते हैं इसमें आप पढ़ लीजिए। तो देखिए च है जो एक नंबर पे आता है, और ये सब बाकी तो 3rd और 5 नंबर पे हैं। तो ये 3 नंबर पे है, तो ये हमारा सघोष हो गया, क्योंकि अघोष निकाल देंगे तो जितना बच्चा हमारा सघोष या घोष हो जाते हैं। अब हमारा 27वां प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना इसको क्या बोलते हैं। देखिए एक बात को हमेशा दोहराते रहना इसको बोलते हैं पिष्ट पेषण बोलते हैं। क्या? पिष्ट पेषण। ये थोड़ा नया है, मुझे भी नहीं आ रहा था। पिष्ट पेषण। अब हम बात करेंगे, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो रचनाकार शायद आप लोग में नहीं पूछता है, तो एक क्वेश्चन 40 करवाते हैं, एक आप निकाल दिया करिए फिर हो जाएगा। तो जो ये उक्ति है ये धर्मवीर भारती ने कहा था। कौन? धर्मवीर भारती ने, कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया नहीं हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दूसरे पेज पे है, बट आप धर्मवीर भारती हैं। हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा 29वां प्रश्न है कि भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है। तो कौन है इसके? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्रिका आप बिल्कुल भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड में देखिए इसका हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि 4 होते हैं। कौन कौन से? छत्रीय छ होते हैं, और हमारा ज्ञ होता है, त्र होता है, ज होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए इसमें पूछा है कौन सा है, तो हमारा क्या हो गया? ज्ञ हो गया। ज्ञ हमारा क्या है? और सॉरी मैंने आपको मतलब एक ज नहीं त्र होता है वो, तो जो हमारा ज्ञ होता है वो ज से मिलकर बना होता है। अब हमारा 32वां प्रश्न है, प्रेरणार्थक नाम में देखिए लग रहा है कि प्रेरणा देने से काम करवाया जा रहा है। तो इसमें देखिए बुलवाना क्या हो गया? प्रेरणार्थक दिया जा रहा है, लेकिन समझाना है, बैठना है, सुनना है तो क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब भी होता है वह लिखवाना, पढ़वाना, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। कान शब्द का तत्सम क्या होता है। तो कान का क्या होता है? कड़ होता है। क्या? कड़ होता है। तो तत्सम तद्भव तो आप खुद से डेली याद कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि एकदम ईजी क्वेश्चन पूछ दिए तो ईजी है तो कॉमन बेस्ड भी कर लेंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको जैसे जौ का पूछ दिया, जौ का एव होता है, गेहूं का गोधूम होता है, तो ये सब आपको याद करेंगे तभी हो पाएगा। अब हमारा 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित से वर्णिक छंद कौन कौन से है। तो वर्णिक छंद में देखिए अगर आप छंद पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वर्णिक छंद हमारा कौन सा है? सवया है। सवया क्या है? हमारा वर्णिक छंद है। अब हम देख लेते हैं कि कारज किस प्रकार का किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए कारज में आप याद रखिए, वैसे तो कारज तत्सम माना जाता है, लेकिन ये अर्ध तत्सम में आता है। वैसे कारज का क्या होता है? कार्य होता है, तो तत्सम माना जाता है, बट ये अर्ध तत्सम है। जगदीश शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। जगदीश में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि समानार्थी है? तो जगदीश किस देवता को कहते हैं? तो विष्णु जी को क्या बोलते हैं? जगदीश बोला जाता है। और अगर हम पंचसर की बात करें तो पंचसर किसका है? कामदेव के हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बहू का बहुवचन क्या होता है? तो देखिए जो भी बड़ी ऊ की मात्रा होती है, जब उनको बहुवचन बनाया जाता है ना, तो छोटी ऊ में हो जाती हैं और ए का मात्रा लग जाता है, तो बहुए हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, आंसू पीकर राजा ने दे। तो कॉमन बेस्ड भी आप कर लेंगे, मतलब किसी चुपचाप दूध सह लेना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करें निर्गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छुपे होते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए निर्गुण, जिसे पढ़ने में आपको क्या लग रहा है? कंठ से निकल रहा है ना, तो इसमें नी छुपा होता है। क्या? नी छुपा होता है, तो इसमें विसर्ग संधि है। अब बात करेंगे जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये आप जब भी डिफिनेशन के साथ ही पढ़िएगा मन से, तो इसमें कौन सा होता है? अनन्वय अलंकार होता है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।